उसके बाद आपका आता है सुत्त पिताका का एक सोर्स 3 आप देखिए। सुत्त पिटक जो था उसका एक एग्जाम्पल देखिए। इसमें 2 सेक्ट के बारे में लिखा गया है, एक फेटलिस्ट, दूसरा मटीरियलिस्ट। फेटलिस्ट को आजीविका कहा गया और मटीरियलिस्ट को लोकायत कहा गया। जो आजीविकास थे वो बुद्धिस्ट द्वारा क्रिटिसाइज किए गए थे और जैना टेक्स्ट में भी उनको क्रिटिसाइज किया गया था। और उसको शुरू करने वाले जो थे उनका नाम था मक्खली घोषाला। और मक्खली घोषाला के हिसाब से 2 चीज़ें तय थी। पहला तो किसी की ज़िंदगी में भी जो सुख और दुख आने वाले हैं उसे बदला नहीं जा सकता। प्लेजर एंड पेन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इन लाइफ। और दूसरा, हर कुछ पहले से तय है, एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड। जिस चीज़ को बुद्धिज़्म ने नकारा था उसको आजीविका वाले जो वैदिक कल्चर में कहा जाता था एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड, उसको आजीविका के जो सेक्ट थे या जो संप्रदाय थे उनके, जिनको फटालिस्ट कहा गया, उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स किया है। और मटीरियलिस्ट जो थे यानी जो लोकायत थे, जो इस जन्म की बात सिर्फ किया करते थे, उन्होंने कहा नो वन सर्वाइव्स आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। और दूसरा, देयर इज़ नथिंग लाइक नेक्स्ट बर्थ और रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। ना मृत्यु के बाद कोई चीज़ है और उसके बाद ना पिछला कोई जन्म था ना पुनर्जन्म। तो इसको बिल्कुल फेटलिस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट था ये लोकायत की जो परंपरा थी। अब इसके पहले कि हम टीचिंग ऑफ बुद्धा के बारे में देखें, हमें स्तूपा के बारे में जान लेना चाहिए। लेट्स स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूपा। और उसके पहले स्तूपा के बिफोर वी स्टडी अबाउट द स्तूपा, लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट वर्धमान महावीर एंड हिज टीचिंग्स। जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हुए थे बुद्धिज़्म के साथ साथ, तो दूसरे थे वर्धमान महावीर जिन्होंने जैनिज़्म की शुरुआत की थी। ये जितने भी थिंकर्स थे इनको तीर्थंकर कहा गया है। तो उस हिसाब से जो महावीर थे वो 23rd यानी 23वें तीर्थंकर थे। और तीर्थंकर का मतलब क्या है? वन हु गाइड्स थ्रू रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, भव सागर पार कराने में जो आपकी मदद करे उसको तीर्थंकर कहा जाता है। इनके आइडियाज़ क्या थे महावीर के? द वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक्स एंड वाटर हैज़ लाइफ। हर किसी चीज़ में जीव होता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिला हो, सब हर चीज़ में जान होती है। दूसरा, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, ये इनकी सेंट्रल फिलॉसफी है। अगर 1 मार्क में आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। इसमें लिविंग बींग सारे आ जाते हैं, ह्यूमन भी, एनिमल भी, प्लांट भी, इंसेक्ट भी, इंसान, जानवर, पौधे, कीड़े मकोड़े, सब, हर किसी को भी नहीं मारना चाहिए, नॉन इंजरी उनको इंजर्ड नहीं करना चाहिए। तीसरा, वन शुड फॉलो अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म जिसको कहा जाता है, वो सबसे पहले उसकी शुरुआत जैनिज्म में ही हुई थी। उसके बाद कर्म डिसाइड करता है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपका जन्म होगा। फिर एसेटिज्म एंड पेनांस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम साइकिल ऑफ कर्मा। जितना आप पेनांस करेंगे या एसेटिज्म यानी अपने हाव भाव को जितना आप पवित्र रखेंगे या जितना पश्चाताप करेंगे, उसमें आपका डिपेंड करता है कि आपका साइकिल ऑफ कर्म कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर वन शुड रिनाउंस द वर्ल्ड, आप उसको कैसे होगा? आप सब चीज़ों, अपनी दीन दुनिया की सारी चीज़ों को अगर त्याग दे, परम त्याग कर दे, तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद साल्वेशन के लिए यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए मोनास्टिक एग्जिस्टेंस यानी आपको साधु की तरह जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म में है, टीचिंग ऑफ जैनिज़्म में है। उसके बाद आपको इसमें 5 वाउज, जो 5 कस्में इन्होंने खाई हैं, इनके जो मंक्स एंड नन्स हैं, इन्होंने
पहले है एब्सटेन फ्रॉम, मतलब किस चीज़ से बच के रहिए, किलिंग, स्टीलिंग, लाइंग, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी को मारना नहीं है, कुछ चुराना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, और अपरिग्रह यानी किसी भी प्रॉपर्टी को अपनाना नहीं है। और ऑब्जर्व क्या क्या करना है, यानी अपने स्वभाव में क्या क्या लाना है, सेलिबेसी यानी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। टीचिंग ऑफ महावीर इज कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स इन फॉर्म्स ऑफ स्टोरीज एंड इन फॉर्म ऑफ अपील, उपदेश के हिसाब से और कहानियों के हिसाब से महावीर की जितनी भी टीचिंग है उनके फॉलोअर्स ने किया है। और एक एग्जाम्पल है उनके टेक्स्ट का, उत्तर अध्ययन सूत्र या सुत्ता। तो ये आपको फिर अगेन 1 मार्कर में आपको याद रखना पड़ेगा। उधर त्रिपिता का है जिसमें विनय पिता का है, सूत्र पिता का है और अभिधम पिता का है, और यहाँ पे आपका उत्तर अध्ययन सूत्र है या सुत्ता है। फिर आते हैं आप सोर्स 4 पे। सोर्स 4 पे एक और एपिसोड है, क्वीन कमलावती परसुएडिंग हर हस्बैंड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। इसमें जैनिज़्म अपनाने के लिए और उसको त्याग करने के लिए, दुनिया को त्यागने के लिए जो रानी है वो अपने राजा को या अपने हस्बैंड को परसुएड कर रही है, समझा रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि लोग कितना डेडिकेटेड थे जैनिज़्म की तरफ। उसके बाद देख इसके से एक कोई क्वेश्चन आता है, हाउ डिड जैनिज़्म स्प्रेड। जिस तरह से हमने बुद्धिज़्म को स्प्रेड में देखा था, किस तरह से पहले इंडिया में, उसके बाद श्रीलंका में, उसके बाद चाइना में, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में, उसी तरह से जैनिज़्म कैसे फैला, स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैना स्कॉलर्स प्रोड्यूस टेक्स्ट इन मेनी लैंग्वेजेस, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, यही भाषाएं उस समय चलती थी, इन्हीं भाषाओं में इनको टेक्स्ट को भी लिखा गया। उसके बाद मंदिरों की लाइब्रेरीज़ में मैन्युस्क्रिप्ट्स को संभाल के जो अभिलेख थे जो लिखे हुए थे उनको संभाल के रखा गया। फिर बहुत सारे जो डिवोटीज़ थे, जैना डिवोटीज़ थे, उन्होंने महावीर के और उससे रिलेटेड जितने भी फॉलोइंग्स टीचिंग्स थी उसका स्टोन स्कल्पचर बनाया। और ये सारी चीज़ें जो थी वो हमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में जैनिज़्म को समझने में मिली, यानी हमें उससे फ़ायदा मिला। अब हमें फोकस करना है बुद्ध के और उसके टीचिंग्स पे। सबसे पहले देखें कौन कौन सी जगह थी जहाँ बुद्धिज़्म का प्रचार और प्रसार हुआ, यानी द बुद्धिस्ट टीचिंग स्प्रेड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सारी जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, इंडिया से साउथ ईस्ट के रीजन में और सदर्न रीजन में श्रीलंका, यहाँ पे बुद्धिज़्म, आज भी बुद्धिज़्म अपनाया गया है और लोग मानते हैं उसको। उसके बाद इनके सोर्सेज क्या थे, केयरफुल एडिटिंग ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ट्रांसलेशन, एनालिसिस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिज लाइफ, ये सारी चीज़ें सोर्स के रूप में काफ़ी पढ़ने को मिली हमें। उसके बाद और क्या सोर्स था, बायोग्राफी ऑफ अ सेंट जिसको कहा जाता है हेजियोग्राफी, न्यू वर्ड है, 1 मार्क के लिए इजी है। उसके बाद बुद्ध का जो जन्म से नाम था वो सिद्धार्थ था, ये थोड़ा सा उनके लाइफ के बारे में देख लेते हैं। ही वॉज द चीफ ऑफ शाक्य क्लैन, राजा जो शाक्य के राजा थे उनके बेटे थे, पिता का नाम शुद्धोधन था। लुम्बिनी नाम की जगह थी जहाँ पे वो पैदा हुए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत शेल्टर्ड लाइफ, यानी बिल्कुल महल के अंदर की लाइफ उन्होंने देखी थी। एक दिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ही सॉ अ सिक मैन, एन ओल्ड मैन, और एक डेड बॉडी देखी और एक मुनि को देखा, ऋषि मुनि, मेडिकेंट को देखा। इन सब में उन्होंने सबसे ज़्यादा कर किसी को खुश पाया तो वो मेडिकेंट को पाया। वो वॉज़ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल। तो उसी समय उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी इसी की ज़िंदगी जीनी है जिसमें दुख ना हो, जिसमें सुख ही सुख हो, जैसे ये मेडिकेंट खुश है। उसके बाद उन्होंने महल छोड़ दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी और बहुत तरीक़ों से उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की, एनलाइटनमेंट पाने की कोशिश की, रियलाइज़ करने की कोशिश की। जैसे उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ वो ले गए, काफ़ी दिनों तक भूखे प्यासे रहे, फिर मेडिटेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन फाइनली उनको जो एनलाइटनमेंट मिला वो मेडिटेशन से ही मिला।
बुद्ध बुद्ध कहाँ, पहले जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ गौतम नाम था उनका, बुद्ध कहाँ कहलाए? बुद्ध का मतलब द एनलाइटेंड वन। जब उनको रियलाइज़ किया उन्होंने कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, और वो जगह थी बोध गया जो बिहार में है। उसके बाद उन्होंने अपना पहला जो सरमन दिया था या पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। उसके बाद उन्होंने धम्म की शिक्षा दी लोगों को। धम्म का मतलब द राइटियस लिविंग, किस तरीके से जीवन यापन करना है, जीवन बिताना है, उसका उन्होंने लोगों को शिक्षा दी। उसके बाद उन्हें कुशीनगर में फाइनली निर्वाण की प्राप्ति हुई, उनका अंत आया। बुद्धिस्ट टीचिंग देख लेते हैं जैना टीचिंग की तरह, जो सुत्त पिताका में वन ऑफ द त्रिपिटक जो है उसमें दिया गया है। इसमें उन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, कैसे? रीजंस और परसुएशन से। हर एक बात जो वो बोलते थे उसका रीज़न देते थे और समझाने की कोशिश करते थे, परसुएड करने की। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि उनको कोई सुपर नेचुरल पावर है या कोई उनको चमत्कारी व्यक्ति है, ऐसा उन्होंने किसी से कभी भी क्लेम नहीं किया। तो उनकी फ़िलॉसफी क्या थी? ये पूरा वर्ल्ड जो है वो ट्रांसिएंट है या एवर चेंजिंग है, हमेशा चेंज होता रहता है, जिसको अनिका कहा गया। और ये पूरा जो है वर्ल्ड, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, उसको अन्यता कहा गया। वर्ल्ड सोललेस है। दुख जो है यानी सॉरो इज़ द बेसिक इंस्टिंक्ट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख ज़रूर होता है, और इस दुख से उठने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है उसको मिडिल पाथ यानी मॉडरेशन को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें उसको अपने आप को सेल्फ इंडल्ज करना पड़ेगा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको सिवियर पेनांस करना है या सेल्फ इंडल्जेंस, बिल्कुल मटीरियलिस्टिक रहे या बिल्कुल साधु बन जाए। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसलिए मिडिल पाथ यानी मध्य मार्ग को उसको अपनाना पड़ेगा, यानी बैलेंस्ड अप्रोच इन लाइफ बहुत ज़रूरी है। सुत्त पिताका की टीचिंग को एक बार हम देख लेते हैं सोर्स के थ्रू। एडवाइस ऑफ बुद्धा टू सिगला अ रिच हाउस होल्डर। उसने उन्होंने बुद्ध ने एक सिगला नाम के रिच गृहपति या हाउस होल्डर को 5 शिक्षाएं दी। अपने सर्वेंट्स को किस तरह से ट्रीट करना है या हेल्पर्स को, और 5 शिक्षाएं दी जो ब्राह्मण या जो भिक्षु हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना है, और शिक्षा दी कि अपने माता पिता, अपने गुरु या अपनी पत्नी के साथ कैसा बिहेवियर करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में बुद्ध ने बताया, जो सुत्त पिटक में लिखा हुआ है। फिर राजाओं को और हाउस होल्डर्स को यानी गृहपतिस को जो शिक्षा दी उन्होंने, वो क्या थी? कि सोशल वर्ल्ड इज़ क्रिएशन ऑफ मैन एंड इट्स नॉट डिवाइन ओरिजिन। जो भी समाज है वो हमने खुद बनाया है, कहीं से कोई भगवान नहीं आया समाज को बनाने के लिए। और राजा के लिए उन्होंने क्या बोला? दे शुड बी ह्यूमन्स एंड एथिकल टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशन टू बेटर। राजा को और गृहपति जो हैं, क्योंकि वो सबसे हाई पेडेस्टल पे यानी समाज के सबसे ऊंचले स्तर पे रहते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी है कि वो समाज का ध्यान रखें और उसको अच्छे के लिए बदलें। जितने भी सामाजिक रिलेशंस हैं उनको अच्छे के लिए चेंज करें। फिर उन्होंने आगे कहा, इंडिविजुअल एक्शन इज़ मीन्स टू एस्केप फ्रॉम साइकिल ऑफ सफरिंग। अगर आपका एक्शन सही है तो आपको सफरिंग नहीं होगी। रीबर्थ, ईगो, डिज़ायर एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन यानी निर्वाण। ये सारी चीज़ों से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको अपने एक्शंस पे सही, अगर आप एक्शन रखेंगे या सही कर्म रखेंगे तो आपको इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यानी इससे आप ऊपर उठ सकेंगे। और आखिर जो शब्द थे बुद्ध के, लास्ट वर्ड्स ऑफ बुद्धा, बी अ लैम्प अनटू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। अपने आप में ऐसी रोशनी, ऐसी लौ बनो जो खुद से अपने आप को लिबरेट कर सको, किसी को ज़रूरत ना पड़े किसी का सहारा लेने की। अपने आप को अगर आपको रियलाइज़ करवाना है या सब चीज़ों से, दुखों से ऊपर उठना है,
तो ये 1 मार्क के लिए आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बुद्धा। उसके बाद फॉलोअर्स पे आ जाते हैं। जब फॉलोअर्स भी हुए थे, उनका जो सबसे जो क्लोजेस्ट उनका जो फॉलोअर थे, उनका नाम आनंद था, फेवरेट जिनको डिसाइपल कहा जाता है। बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी, उन्होंने संघ बनाया था। संघ के अंदर उनके डिसाइपल्स यानी उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनको भिक्षुज कहा जाता था, यानी इंग्लिश में देखें तो मंक्स कहा जाता था। और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो था वो धम्म की शिक्षा देता था, जगह जगह पे जाके जो बुद्ध ने सिखाया था उसका वो प्रचार और प्रसार करते थे। शुरू में सिर्फ मेन को अलाउड था संघ में मेंबरशिप। बाद में आनंद जो उनके फेवरेट डिसाइपल का, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने विमेन को भी एंट्री देने की शुरुआत की। तो विमेन ऑल्सो जॉइंड द संघा एज भिक्षुनीज और नन्स। जो पहली भिक्षुनी थी वो बुद्ध की अपनी फॉस्टर मदर थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। और जब विमेन ने ज्वाइन किया संघ को तो उनको थेरीज कहा गया। जब उन्होंने धर्म की शिक्षा देनी, धर्म की शिक्षा देनी, तो उनको थेरीज का मतलब वन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन, जिन्होंने अपना जिन्होंने लिबरेशन या अल्टीमेट जो उनको रियलिटी को समझ लिया है, उनको थेरीज कहा जाता था। उनके जो फॉलोअर्स थे वो कौन लोग थे? पूरा समाज उनका फॉलोअर था, यानी राजा भी थे, रिच मैन भी थे, गृहपतिज भी थे, दास भी थे, और वर्कर्स जो लेबरर्स थे वो भी थे। और संघ के अंदर ये सब अगर आते थे तो सब इक्वल ट्रीट होते थे। क्या राजा, क्या वर्कर, क्या दास, सब एक तरह से ट्रीट होते थे। और संघ के अंदर काम करने का जो तरीका था वो गण और संघ के ऊपर बेस था, यानी हर चीज़ एक दूसरे के कंसेंट से होती थी। जैसे गण और संघ में, जैसे कुछ भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो वो डिस्कशन के थ्रू होता था, और अगर डिस्कशन फेल हो जाता तो वोटिंग हो जाती थी। इसमें थेरीज के बारे में मैंने आपको बताया। सोर्स 6 में आपको उसका एग्जाम्पल मिलेगा, जिसका नाम है थेरी गाथा फ्रॉम सुत्त पिताका। ये जितने भी सोर्सेज हैं आपके इस चैप्टर में, मैक्सिमम जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड सोर्सेज हैं वो सुत्त पिताका के ही है। तो इसमें भिक्षुनीज जो थी थेरीज, उन्होंने कुछ वर्सेस को कंपोज किया था, जिसमें वाटर कैरियर दासी है एक, जो एक ब्राह्मण से तर्क कर रही है या कन्वर्स कर रही है, बातचीत कर रही है। और वो क्या लॉजिक देती है कि ठंडे पानी में डिप लेने से पाप नहीं धुलते, पाप जब धुलते हैं तो मन को उसके लिए सबसे ज़्यादा पवित्र करना पड़ता है। तो टॉकिंग अबाउट द लॉजिक ऑफ टेकिंग डिप इनटू कोल्ड वाटर, वो ब्राह्मण से बात कर रही है। तो ये शो करता है कि किस तरह बुद्धिज़्म में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता था और विमेन का कितना इम्पोर्टेंस था, प्लस वो किस तरह से ब्राह्मणिकल कल्चर को एक तरह से तर्क में लेते थे या उसको रिजेक्ट करते थे। फिर सोर्स 7 में देख लीजिए, जो विनय पिताका का एक एग्जाम्पल है, रूल्स फॉर मंक्स एंड नन्स, विच इज़ अ पार्ट ऑफ विनय पिताका। उसमें आपका पूरा देख लीजिए क्या क्या है सोर्स 7 में। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई बुद्धिज़्म बिकेम पॉपुलर। इतनी सारी चीज़ें हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, बुद्ध के बारे में पढ़ा, थेरीज़ के बारे में जाना हमने, उनके कंसेंसस और उनके डिस्कशंस के बारे में जाना। अब देखते हैं कि क्या कारण था कि बुद्धिज़्म पॉपुलर हुआ। सबसे पहले, इट अपील टू पीपल हु वर अनहैप्पी विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उस ज़माने में जो सांस्कृतिक कल्चर था वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता जा रहा था, लोग उससे अनहैप्पी थे। बड़े छोटे का बहुत ज़्यादा सिस्टम था, वर्णा सिस्टम था, लोअर कास्ट को बहुत बुरी तरीके से शायद ट्रीट किया जाता था। इस वजह से बुद्धिज़्म में लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। दूसरा, सोशल चेंज में से जो कंफ्यूज थे उनको बुद्धिज़्म इजी लगा फॉलो करने में। तीसरा, जो वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी गई थी इसके बल्कि सुपीरियरिटी ऑफ बर्थ को नहीं इम्पोर्टेंस दिया गया था, विच मीन्स इम्पोर्टेंस अटैच टू वैल्यूज़ रादर दैन सुपीरियरिटी बाय बर्थ, यानी इक्वालिटी को मानते थे ये लोग। उसके बाद फेलो फीलिंग, जो
ब्रदरन वाली जो फीलिंग है, या एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग थी, आपस में सब एक दूसरे को बराबर मानते थे, उस पर एम्फेसिस किया जाता था। और कंपैशन, जो करुणा थी, वो फॉर यंग एंड वीक, अपने से ज़्यादा, अपने से छोटों और अपने से कमज़ोर लोगों को करुणा भाव से देखना, ये सारी चीज़ें जो थी। और उसके अलावा इम्पोर्टेंस टू वुमेन, ये जितने भी चीज़ें थी वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी, और बुद्धिज़्म इसको नया लेके आया था, इसलिए लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया। खास करके जितने भी उस ज़माने के डाउन ट्रॉडन लोग थे, जिनको समाज में इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो करना शुरू किया। अब इस स्तूपा के बारे में हम थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। स्तूपा क्या था? एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्धिस्ट आइडिया। सिंपल एक लाइन में अगर देखें स्तूप को, तो स्तूप शो करता है कि बुद्धिस्ट आइडिया क्या था। इसमें और भी चीज़ें हैं जिसको बुद्धिज़्म से जोड़ा गया है, जिसको मैनिफेस्टेशन या जो आपका भावना है जैसे प्रदर्शित करता है। तो उसमें था स्पेशल ट्रीज़, यूनिक रॉक्स, स्मॉल श्राइन्स। ये सारी जो चीज़ें थी, कोई स्पेशल ट्री, जैसे हमने बोध गया का जो जिस पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने एनलाइटनमेंट, उनको बोध हुआ या वो एनलाइटन हुए, वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे रॉक्स थे जिस पे उनके एपिग्राफीज़ या उनकी जो बातें लिखी हुई है वो इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर उनसे रिलेटेड जितने भी श्राइन्स थे, जो मंदिर या टेम्पल थे, 3 तरह के श्राइन्स की बात कही गई है, चैत्याज, विहाराज एंड स्तूपाज। चैत्याज क्या था? जहाँ जितने भी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे वो प्रे करते थे, उनके मंदिर। विहाराज क्या था? जहाँ वो रहा करते थे। और इसी विहार पे वर्ड बना है बिहार, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिज़्म का बहुत प्रचार हुआ, बहुत सारे विहार थे, बौद्ध विहार थे, इसलिए उसका नाम बिहार पड़ा। उसके बाद थर्ड था स्तूपास, वेयर बुद्धास रेलिक्स वर केप्ट। बुद्ध से, गौतम बुद्ध के जीवन से या उनके शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी, चाहे उनका बॉल था, चाहे उनका हेयर था, चाहे उनकी दुशाला रही होगी, जो भी चीज़ थी उनसे रिलेटेड, उन सबको जहाँ रखा गया उसको स्तूपा कहा गया। और सोर्स 8 में अगर हम देखें तो फोकस करें हम अब स्तूपा पे, उसको समझने की कोशिश करें कि सुत्त पिताका से लिया गया है ये पूरा। उसमें महापरिनिर्वाण या महापरिनिब्बाना सूत्र कहते हैं उसको, सुत्ता। इसमें बुद्ध जो है वो आनंद से कह रहे हैं ऑन हिज डेथ बेड, व्हेन बुद्धा इज़ गोइंग टू डाई, वो अपने आनंद से क्या बात करते हैं। ऑल प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा वर, उसमें वो उनको आनंद उनसे पूछते हैं कि आपके बाद आपकी चीज़ों को हम रखना चाहते हैं, उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में बहुत इंसिस्ट करने पे उन्होंने बोला कि जितनी भी मेरी चीज़ें वो आप जहाँ रखेंगे उसको स्तूपा कहा जाएगा। ऑल द प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा वर रिगार्डेड एज सेक्रेड, पवित्र माना गया, विच वी हैव ऑलरेडी डन। उसके बाद आपका आता है अशोका पिलर एट लुम्बिनी, विच वॉज बिल्ट आफ्टर 200 years ऑफ बुद्ध। देन क्वेश्चन आता है वाई स्तूपा वॉज बिल्ट, स्तूपा क्यों बनाया गया था? टू कीप रेलिक्स ऑफ बुद्धा, उनके अवशेष रखने के लिए। रेलिक्स क्या था? हिज बॉडीली रिमेन और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय हिम केप्ट हियर, रिगार्डेड एज एम्ब्लेम ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिज़्म, उसको माना गया है स्तूपा को, कि स्तूपा को देखते ही लगता है कि बुद्धिज़्म की से रिलेटेड चीज़ है। उसके बाद अशोक वदना में है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट वो बताता है कि अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ बुद्धाज रेलिक्स एट इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ एंड बिल्ड स्तूपाज देयर। सबसे ज़्यादा स्तूपा खास करके सांची, अमरावती, सब जितने भी स्तूपाज हैं उसको मेनली जो खास करके सांची, उसको किसका कंट्रीब्यूशन माना गया है? अशोक का। और उन्होंने अलग अलग जगह पे बुद्ध के रेलिक्स को रखा। एग्जाम्पल है आपका भरूच, सांची, सारनाथ विच वॉज बिल्ट इन 200 BC एंड अमरावती। इसको बनाया कैसे गया? हाउ स्तूपा वॉज बिल्ट, उसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले है डोनेशन मिलता था, कहाँ से? सतवाहन के जो राजा हुए, सतवाहन्स के, उन्होंने दिया। फिर गिल्ड्स जो आइवरी वर्कर्स के थे, जो अमीर मर्चेंट्स थे, उन्होंने दिया।
उन्होंने फाइनेंस किया सांची के एक गेटवे को। फिर हंड्रेड्स ऑफ डोनेशन वाज मेड बाय मेन एंड वीमेन, जिनका नाम वहाँ अभी भी लिखा हुआ है, प्लेस लिखा हुआ है, और वो क्या करते थे वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद जो भिखुनी और भिखुज जो भिक्षा मांग के लाते थे, जो भीख मांग के लाते थे, उससे भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ये सारी चीज़ों को उनका जो स्तूप का जो रेलिंग है और पिलर्स हैं उसके ऊपर सारा कुछ इंस्क्राइब किया गया है या मेंशन किया गया है, जिससे पता चलता है कि कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन था स्तूपा को बनाने में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा देख लेते हैं। स्तूप का मतलब होता है हीप या माउंड, संस्कृत में स्तूप का मतलब होता है हीप। इट्स अ सेमी सर्कुलर माउंड ऑन अर्थ, जिसको अंडा कहा गया है। इट लेटर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जब शुरू में बना था तो बिल्कुल सिंपल था, धीरे धीरे उसमें आते समय में आगे के टाइम में उसको कॉम्प्लेक्सिटी दी गई, अलग अलग चीज़ें उसमें इंट्रिकेसीज को ऐड किया गया। अंडा के ऊपर, स्तूप के ऊपर जो माउंड था उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर ऐड किया गया उसको हर्मिका कहा गया, या बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको भगवान की का जगह एबोर्ड ऑफ गॉड माना जाता था। हर्मिका से निकलते ऊपर और आगे बढ़े तो यष्टि या मास्ट कहते थे उसको, विच वॉज सराउंडेड बाय अम्ब्रेला, जिसको छतरी कहा गया। माउंड के आसपास रेलिंग था। रेलिंग का सिग्निफिकेंस क्या था कि द रेलिंग वॉज सेपरेटिंग सेक्रेड विथ सेक्युलर वर्ल्ड। भगवान का वर्ल्ड अंदर, बाहर जो है वो दुनिया है, तो उससे जो से अलग करता है उसको रेलिंग कहा गया। अर्ली स्तूपास जो थे वो प्लेन थे, जैसे भारूद का जो अगर स्तूपा है वो प्लेन स्टोन रेलिंग है, बैम्बू लाइक फेंस है, गेटवे है, और उसको कार्व किया गया था। एवरी कार्डिनल पॉइंट जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है वहाँ पे उसको कार्व किया गया था। बाद में जो स्तूपास बने उसमें जो माउंड ऑफ जो स्तूपा था वो बहुत एलैबोरेटली, बहुत बढ़िया से उसको कार्व किया गया, उसके ऊपर नक्काशी की गई। फिर उसमें स्कल्पचर्स और जो नीशेस थे उसको बहुत बढ़िया से बनाया गया। फॉर एग्जांपल अमरावती का जो स्तूपा है उसका बहुत नाम है। प्लस पेशावर में एक स्तूपा मिला है जिसको शाह जी की ढेरी कहा गया है, या शाह जी की डेरी। अब आता है कंपैरेटिव स्टडी सांची स्तूपा के बारे में और अमरावती स्तूपा के बारे में। यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड सांची स्तूपा सर्वाइव बट अमरावती डिड नॉट। इसमें रीजंस हैं सांची स्तूपा के सर्वाइव होने के, और अमरावती जो स्तूपा मिला है उसको वो उस तरह से उतने अच्छे पोजीशन में नहीं मिला जैसा सांची में है। इसको हम 1 बाय 1 पीरियड वाइज लेंगे। पहले 1796 1796 में देखिए एक लोकल राजा जो था वो अमरावती के बारे में ये मेंशन है कि जो एक वहाँ का लोकल राजा था वो उसको अपना मंदिर बनाना था, तो उसको कुछ ब्लॉक्स मिले। ही स्टम्बल्ड अपॉन रूइंस ऑफ अमरावती, और उसने वो सारा यूज़ किया। उसने सोचा इसके अंदर कोई ट्रेजर है, कोई खजाना है। कुछ साल के बाद कॉलिन मैकेंजी, हु वाज कॉलिन मैकेंजी, ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिशियल, वो आया वहाँ पे और उसने कुछ उसको पीसेस मिले स्कल्पचर के, और उसने उसका ड्राइंग बनाया, लेकिन उसका काम कभी भी पब्लिश नहीं हुआ। फिर 1854 में वॉल्टर इलियट नाम के कमिश्नर जो गुंटूर में आंध्र प्रदेश में थे, उन्होंने कुछ स्कल्पचर्स वहाँ पे, अमरावती कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, तो उन्होंने कुछ स्कल्पचर्स कलेक्ट किए और उसको मद्रास ले गए, और वहाँ पे डिस्कवर किया उन्होंने वेस्टर्न गेटवे का रिमेन्स। जो अमरावती का जो वेस्टर्न गेटवे था, पश्चिम जो दरवाज़ा था, उसका उन्होंने रिमेन्स को, उसके अवशेष को स्टडी किया। फिर 1850 में 1850 में कुछ और स्लैब्स को उठा के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मद्रास और लंदन ले जाया गया, और लंदन में जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे उनके गार्डन्स में इनको सजाया गया। इसका पोजीशन देख के और ये स्थिति देख के H.H. कोल नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी अफसोस जाहिर किया, और उन्होंने कहा कि ही बिलीव दैट ओरिजिनल शुड रिमेन वेयर दे आर फाउंड। उनको ये लगा कि जिसकी जो संपत्ति है उसको वहाँ रहने देना चाहिए। म्यूज़ियम शुड ओनली हैव अ कॉपी ऑफ इट। कहीं पे भी म्यूज़ियम में उसकी कॉपी को ले जाना चाहिए, ओरिजिनल को जहाँ है, जहाँ का है वहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि वो एक संपत्ति की तरह है। लेकिन
इतना होने के बाद भी एच कोल कुड नॉट सक्सीड टू सेव अमरावती, उन्होंने बचा नहीं पाए क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद महाचैत्य एट अमरावती इज ओनली एन इनसिग्निफिकेंट माउंट, देयरफॉर अमरावती वॉज डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर्स अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन। इतना कुछ होने के बाद कंक्लूजन ये है अमरावती का कि उसका जो महाचैत्य है, जो उसका स्तूपा का जो माउंट है, वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट रह गया या बिल्कुल थोड़ा ज़रा सा रह गया है। और अमरावती तब ढूंढा गया जब प्रिजर्वेशन का, उसको बचाने का इम्पोर्टेंस किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन सांची के साथ क्या हुआ? सांची वॉज लकियर इनफ, बहुत लकी था सांची का जो एरिया स्तूप था। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1818 में इसको डिस्कवर किया गया। और इसके 3 में से 4 गेटवेज जब इसको डिस्कवर किया गया तब खड़े थे। 4 कार्डिनल पॉइंट्स पे मैंने कहा था, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ के जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं उसमें 4 गेटवेज बनाए जाते थे, दरवाजे बनाए जाते थे, जिसमें 3 यहाँ पे बचे हुए थे। और उसका जो माउंड है वो अच्छे शेप में था। इसके अलावा बहुत सारे स्कल्पचर जो मैंने बहुत सारे फैक्टर्स थे इसको सेव करने के लिए, वो मैं ऑलरेडी शुरू में डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, जब मैंने शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम के बारे में डिस्कस किया था कि हाउ सांची स्तूपा वाज सेव्ड। तो उसको आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। दिस विल बिकम एन 8 मार्क क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन है आपका, बैक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी में, हाउ लिटरेचर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा एट सांची एंड अदर प्लेसेस एज वेल। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा है स्कल्पचर का। अभी तक हमने स्तूपा के बारे में केस स्टडी करी, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस किस ने उसको कंट्रीब्यूट करके बनवाया, इन सब के बारे में। अब हम स्कल्पचर पे आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। इसमें कैसे इसमें ये क्वेश्चन आपको समझना होगा, हाउ लिटरेचर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा एट सांची एंड अदर प्लेसेस। कोई भी मॉन्यूमेंट बनाने के लिए कहीं से कुछ उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसको समझने के लिए भी। तो उसको समझने के लिए उस ज़माने के जितने भी टेक्स्ट थे उनसे कितनी हेल्प मिली समझने में कि आखिर ये जो स्ट्रक्चर थे इनका मतलब क्या था। तो इसमें 3 फैक्टर्स थे जिन्होंने हेल्प किया। पहला था उस ज़माने की जो स्टोरीज़ थी, दूसरा था उन रिलीजन से रिलेटेड जो सिम्बल्स थे, और तीसरा था उस ज़माने के जो पॉपुलर ट्रेडिशंस थे, लोगों की मान्यताएं थी। स्टोरीज़ में कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने हेल्प किया स्ट्रक्चर्स को समझने में? एक है चरण, आप अगर गेटवे पे देखें तो स्क्रॉल की तरह गेटवे का जो साइड जो स्ट्रक्चर है या उसका जो इंडेक्स, एक तरह से अगर कहें तो उसका जो चौखट है उसको स्क्रॉल की तरह बनाया गया है, या किसी जैसे पहले ज़माने में स्टोरी लिखते थे कपड़े पे और उसको फोल्ड करके उसको रखा जाता था, उसको स्क्रॉल्स कहते हैं। इसको चरण चित्रा कहा गया है। तो चरण चित्रा क्या डिपिक्ट करता है? मेनी स्टोरीज। एक था बुद्धिस्ट जातक जिसको वसंतारा नाम था, उसमें आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, हट्स, ट्रीज, रूरल सीन्स एक्सेट्रा आर गिवन। स्टोरी ऑफ अ जेनरस प्रिंस हु गेव एवरीथिंग टू अ ब्राह्मणा एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट। इस तरह की जो स्टोरीज थी उसको डिपिक्ट किया था इन स्क्रॉल्स पे। उसके बाद हिस्टोरियंस कंपेयर स्कल्पचर्स विद स्टोरीज गिवन इन दीज टेक्स्ट। जैसे वसंतारा में जातक में जो कहानी पढ़ी उसको डिपिक्ट किया गया है इस पे। उस कहानी को पढ़ के जितने भी हिस्टोरियंस थे या स्कॉलर्स थे उन्होंने उसको समझने की कोशिश करी इन गेटवेज को। तो ये एक एग्जाम्पल है स्टोरीज का। उसके बाद हम आते हैं सिम्बल्स पे। सिम्बल्स कैसे, सिम्बल्स ने हेल्प किया इनको समझने में? ट्रेडिशंस ऑफ दोज हु मेड दी स्कल्पचर्स एंड हेजियोग्राफी ऑफ बुद्धा। हेजियोग्राफी का मतलब सेंट्स की जो बायोग्राफी होती है उसको हेजियोग्राफी कहा जाता है। इन 2 चीज़ों ने हिस्टोरियंस को हेल्प किया टू अंडरस्टैंड बुद्धिस्ट स्कल्पचर। उस ज़माने के जो ट्रेडिशंस थे जिसके से स्कल्पचर बनते थे और बुद्ध की कहानी पढ़ के हिस्टोरियंस को समझ आई कि इसमें एक्चुअली इन मॉन्यूमेंट्स में या इन बिल्डिंग्स में क्या डिपिक्ट किया हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।